हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल RSJ एजुकेशन 91 पे। सॉरी दोस्तों, मैं सेट लाना कुछ कारण से भूल नहीं गया था, कुछ प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने सेट नहीं ला पा रहा था और पिछले सेट का डिस्कशन भी नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने आज सेट भी लाया है और नेक्स्ट डे का सेट के लिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी लाया है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोग से। तो चलिए, आज ज़्यादा बात ना करते हुए आज के सेट को देखते हैं, मतलब पिछले बार के सेट को देखते हैं कि क्या था। और उम्मीद है कि आप लोगों ने सेट का अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया होगा। और चलिए, और ठीक है, ओके, चलिए सेट पे आते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। चलिए, पहला क्वेश्चन था कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर है बोध गया। अब इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि बोध गया से क्या रिलेटेड फैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, बोध गया से रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं जी। आ गया है, ये देखिए, बोध गया। बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व हुआ कपिल वस्तु में। कहाँ हुआ? कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे बुद्ध का जन्म हुआ था और उनका पद चिन्ह था कमल एवं षाढ़। क्वेश्चन आता है कि बुद्ध के जन्म चिन्ह क्या है, तो कमल और षाढ़ इनका जन्म चिन्ह है। इनके पिताजी का नाम था सुदोधन, जो कि शाकगण के मुखिया थे। माता मायावती थी, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी, ठीक है। और लेकिन इनका लालन पालन जो है कि इनकी मौसी प्रजापति गौतमी कर रही थी, ठीक है। क्योंकि माया देवी का निधन जन्म के साथ ही जो बुद्ध हुए उनके जन्म के साथ ही इनका माँ का देहांत हो गया था। तो इनका बचपन का नाम सिद्धांत था, ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई 80 वर्ष की अवस्था में हुई। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई, 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। श्रावस्ती जो है कि श्रावस्ती, पहला ऑप्शन क्या है? श्रावस्ती जो है कौशल देश की राजधानी थी, जहां बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन सबसे पहला उपदेश जो अपना सारनाथ में दिए थे, ठीक है। देखिए, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। फिर मेरा दूसरा ऑप्शन है बोध गया। तो बोध गया जो है कि नर्मदा नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये जो बोधि वृक्ष था, इसको शशांक ने कटवा दिया था। शशांक एक राजा था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ठीक है। तो और कपिल वस्तु तीसरा ऑप्शन है। कपिल वस्तु, तो कपिल वस्तु के जब सैर पे निकले थे तो इन्होंने 4 दृश्य देखा था। बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था, और एक शव देखा था, और एक सन्यासी को देखा था। तभी से इनका दिमाग मतलब कि सन्यासित्व के तहत के तरफ जो है कि बढ़ गया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग समझ लिया बुद्ध के बारे में, ठीक है। चलिए आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। इससे रिलेटेड फैक्ट ये है कि कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी, जिसको A.M. होम ने किया था। A.M. होम ने कांग्रेस की स्थापना की थी और इसके पहले अध्यक्ष ब्योम चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। जिस समय कांग्रेस की स्थापना की गई थी उस समय कौन था? भारत का वायसराय था डफरिन। उस समय भारत का वायसराय हो गया था, ठीक है। मतलब पहले आया था गवर्नर, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय। तो ये जो है कि डफरिन था उस समय 1885 में, ठीक है। पहला नंबर ऑप्शन है 1916। तो 1916 में जो है 32वां अधिवेशन हुआ था। उस समय के अध्यक्ष थे अंबिका चंद्र मजूमदार थे, ठीक है। और इसी साल मतलब 1916 में ही जिस समय ये अध्यक्ष थे अंबिका चंद्र मजूमदार, उस समय मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। उस समय मुस्लिम लीग के भी समझौता हुआ था। दूसरा ऑप्शन है हमारा 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे। 1920 में का नागपुर अधिवेशन, जो कि 36वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष CB राधा बचारिया थे, ठीक है। 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था। 1920 वाला जो था नागपुर में अधिवेशन हुआ था, और 36वां था ये अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष CB राधा बचारिया थे, ठीक है। और 1920 में ही
कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ये विशेष अधिवेशन था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे, ठीक है। तीसरा में आइए, तीसरा ऑप्शन है 1922 जो कि हम क्वेश्चन ही पूछा था कि पहला अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था, तो गया में हुआ था पहला अधिवेशन गया में हुआ था। और ये अधिवेशन जो था कि 38वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 38वां अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि बिहार में पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की। कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। कितनावां नंबर अधिवेशन था? तो 38वां नंबर अधिवेशन था, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, ये ऑप्शन में आइए 1934 में जो कि मुंबई में 49वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है। ये जिस समय हमारे राष्ट्रपति जो हैं कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि ये प्रथम राष्ट्रपति जो है कि हमारे इस समय के अध्यक्षता कर रहे थे, किस ना 49वां अधिवेशन 1934 का, जो कि मुंबई में हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि रुद्रदामन जो है कि एक अभिलेख होता है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? रुद्रदामन अभिलेख जो है किससे संबंधित है? तो अभिलेख के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। देखिए अभिलेख कहने का तात्पर्य है कि मतलब वो पढ़ने से संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलता है। मतलब किसी चीज़ का अभिलेख लिखा हुआ है तो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलता है जिसके बारे में बात कही गई है उस अभिलेख में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि रुद्रदामन अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो रुद्रदामन अभिलेख में हम लोग को जूनागढ़ के बारे में जानकारी मिलती है। तो जूनागढ़ में रुद्रदामन अभिलेख की जानकारी मिलती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग राजा खारवेल हैं, इसके बारे में जानकारी मिलती है। यही कलिंग राजा खारवेल हैं जिनके साथ अशोक का लड़ाई हुआ था। यही कलिंग में इस समय के राजा यही थे खारवेल। उसी समय अशोक ने इस पर आक्रमण किया था। तो ये कलिंग युद्ध के बाद जो है कि अशोक जो है कि युद्ध से मतलब इतना युद्ध में हताशा हुआ, मृत्यु हुआ, रक्तपात हुआ। तो ये अशोक ने इसे देखकर कहा कि अब ये युद्ध से अशोक ने संन्यास लिया। तो वही कलिंग का बात ही कह रहा है, ठीक है। फिर तीसरा नंबर ऑप्शन है प्रयाग स्तंभ के बारे में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त जो है कि गुप्त वंश के शासक थे, ठीक है। तो इनके बारे में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? हमको प्रयाग स्तंभ के बारे में जानकारी मिलती है। और प्रयाग स्तंभ को समुद्रगुप्त के दरबारी ही लिखे थे, ठीक है। फिर आइए चौथा नंबर ऑप्शन है प्रयाग। चौथा नंबर ऑप्शन है हम लोग का एहोल अभिलेख को पुलकेशिन दू के बारे में जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एहोल अभिलेख में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया कि ठीक है। ये कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं, ठीक है। चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से बात कौन सा सत्य है? इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है वह मोरक्को का निवासी था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। यस, तीनों बात सही है। ये सभी आंसर हो जाएगा इसमें। चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये एक मोरक्को अफ्रीका का निवासी था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत भी आया था और इसने रेहला नामक पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात लिखी है। मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासन प्रशासन के बारे में बात लिखा है किसने? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, 1333 ईस्वी में भारत आया था और 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था, ठीक है। और फिर इसे जो है कि दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, किसे? इब्न बतूता को, ठीक है। इब्न बतूता ने रेहलान में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है कि क्या उस समय की परिस्थिति थी और क्या स्थिति थी। उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया है, किसने? इब्न बतूता में। 6 नंबर क्वेश्चन में आइए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हमारे कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे, लॉर्ड विलियम बेटिक थे, वारेन हेस्टिंग थे, कॉर्नवालिस थे। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिक। तो इसको देखिए, इसको मैंने अच्छा से समझाया है। आप इस डायग्राम को देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा।
देखिए इसमें क्या है कि मैंने सीक्वेंस बता दिया है कि कौन पहले है। देखिए तो सबसे पहले आए थे भारत का गवर्नर सबसे पहले बंगाल का गवर्नर आया था, ठीक है। तो ये 1757 से 1773 ईस्वी तक रहा, 1773 ईस्वी तक रहा। कौन? ये बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। गवर्नर के बाद आया बंगाल का गवर्नर जनरल आया। तो कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ये अगर वारेन हेस्टिंग जो है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना है, तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा होगा ये वारेन हेस्टिंग क्योंकि आप इसका पीरियड देखिएगा वारेन हेस्टिंग का, तो ये पीरियड इसमें आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये मेरा हुआ कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। फिर अगर बोले कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुआ, तो वारेन हेस्टिंग को टिक करेंगे, ठीक है। और कहेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग। यानी कि कहने का मेरा मतलब कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग, ठीक है। फिर आया कौन? फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम वेटिक, ठीक है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया लॉर्ड विलियम वेटिक को। तो हम कह सकते हैं कि लॉर्ड विलियम वेटिक जो है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम वेटिक, ठीक है। और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ और भारत का प्रथम वायसराय 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया, ठीक है। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं कोशिश करता हूँ फिर से आपको समझाने के लिए। देखिए एकदम अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये एक नंबर ऐसे ही पूछ देता है और हम लोग को समझ नहीं आता है कि कैसे हो गया। देखिए कहेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। सिंपल सी बात, बंगाल का प्रथम गवर्नर पहले आया, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। फिर हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कि बंगाल के गवर्नर पद को समाप्त कर दिया गया और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल को लाया गया। मतलब अब इसमें गवर्नर में आप एक जोड़ दीजिए जनरल, ठीक है। तो जनरल को लाया गया किसके तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो कौन आया? तो वारेन हेस्टिंग आया। तो हम कह सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग, ठीक है। फिर कुछ समय बाद जो है कि बंगाल का गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो किस एक्ट के तहत? तो 1833 के एक्ट के तहत जो है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो कौन हुए प्रथम गवर्नर जनरल किसका? भारत का। तो हुए लॉर्ड विलियम वेटिक जो है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए, ठीक है। और कहेगा और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेटिक, ठीक है। फिर जो है कि अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि अब देखिए अब अंतिम लॉर्ड कैनिंग हो रहे हैं, तो यानी कि इस पद की समाप्ति हो रही है, भारत के गवर्नर जनरल के पद की समाप्ति हो रही है, ठीक है। अब जो है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। तो वायसराय किसे नियुक्त किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया। तो यानी लॉर्ड कैनिंग अगर भारत का वायसराय बन गया है, तो यही जो है कि लास्ट में रहा होगा, तब तो ये वायसराय बना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को, ठीक है। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। फिर देखिए फिर जो है कि कुछ समय बाद जो है कि अपना देश आज़ाद हो गया। तो हम लोग जो है कि स्वतंत्र भारत का
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कि माउंटबेटन को, लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भारत का अंतिम वायसराय कौन होगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, फिर जो देश आज़ाद हो गया तो हम लोग कहें कि अब अंग्रेज को क्यों रखे भाई, तो हम लोग जो है अपना भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो फिर से इसको देखिएगा, आपको निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। 1 नंबर में पूछ देता है और लगता है कि ये क्या पूछ दिया है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, शैवाल का है, कवक का है, बैक्टीरिया का है या कोई नहीं। तो पाइकोलॉजी जो है कि शैवाल का अध्ययन को कहते हैं हम लोग। पाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए। शैवाल यानी एल्गी, शैवाल यानी कि एल्गी जो है कि एक सजीव जीव होता है और ये स्वपोषी होता है। स्वपोषी कहने का मतलब होता है कि अपना भोजन खुद बनाता है। ये अपना भोजन खुद बनाता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। कौन, शैवाल जो है कि प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। अगर प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो इसमें क्लोरोफिल भी होगा, तभी तो ये प्रकाश संश्लेषण कर पा रहा है। यस, तो इसमें क्लोरोफिल है और ये प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। ठीक है, और ये अपना भोजन खुद बनाता है। ये एक कोशिकीय होता है यानी कि यूनिसेकुलर होता है, और बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेकुलर। यानी शैवाल जो है कि दोनों है, एक कोशिकीय भी है, बहुकोशिकीय यानी कि यूनिसेकुलर मल्टीसेकुलर दोनों है। ठीक है, इसमें जड़, तना, पत्ती इत्यादि की रचना नहीं पाई जाती है। यह नम भूमि अर्थात गीले भूमि जहाँ पर रहेगा, गीला उला भूमि, तो ये काले, हरे, लाल रंग का ये दिखाई देगा। ठीक है, शैवाल यानी एल्गी। ठीक है, और जो कोलोरोला नामक शैवाल है, कोलोरोला नामक शैवाल को जो है कि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ खाने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन की अधिक मात्रा होता है। ठीक है, तो कोलोरोला नामक शैवाल जो है कि क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण करता है, तो वहाँ धूप में ये प्रकाश संश्लेषण कर लेगा ये शैवाल, कोलोरोला नामक शैवाल, इसलिए इसको अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ले जाते हैं ताकि उनको प्रोटीन भरपूर मिल सके। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन हमारा है कवक। कवक को फफूंदी बोलते हैं या इसको फंगी इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन जो है कि सड़े गले मृत अकार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है। मतलब कहने का मतलब ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। ठीक है, इसमें ये अपना भोजन खुद नहीं बना रहा है, तो यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कवक में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है। ठीक है, किसी पे आश्रित रहता है। ठीक है, और संसार पर सबसे पहले आने वाला जीव कवक ही थे। ठीक है, कवक का आप लोगों ने देखा होगा फंगस को, जो बासी रोटी अगर देखिएगा, बासी रोटी पे जो है कि एक उजला उजला भुआ जिसको बोलते हैं ना, उजला भुआ टाइप का आपको दिखाई देगा, वही होता है कवक। ठीक है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, मतलब कवक विज्ञान। ठीक है, बैक्टीरिया तीसरा नंबर है, ऑप्शन है हम लोग का बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जो है कि एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय का मतलब कि यूनिसेकुलर होता है। ठीक है, यूनिसेकुलर है। ठीक है, जीवाणु विज्ञान के पिता को क्या है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। मतलब कि बैक्टीरिया साइंस के फादर ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। और एहरेनबर्ग को 1829 ईस्वी में जीवाणु नाम दिया था। मतलब कि खोज किसने किया, मतलब पिता किसको माना जाता है, ल्यूवेनहॉक को, और नाम किसने दिया था, तो एहरेनबर्ग ने नाम दिया था। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या कार्पोरा। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, और थैलेमस वगैरह क्या काम करता है ये देख लीजिए। तो थैलेमस जो है कि थैलेमस क्या काम करता है, तो थैलेमस जो है कि
ये बाहरी वातावरण का बोध कराता है, हमें सर्दी ठंडा गर्मी ये सब लगता है तो ये थैलेमस के कारण ही लगता है, ठीक है। ये ठंडी गर्मी दर्द इत्यादि का बोध कराता है, जैसे कि दर्द मतलब कि बाहरी बाहरी चोट जो होता है ये थैलेमस को पता होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस में ये शरीर के आंतरिक तापमान के बारे में बता रहा है, मतलब शरीर के अंदर मेरा क्या, जैसे कभी कभी लगता है ना कि बुखार फील हो रहा है या शरीर के अंदर लगता है कहीं पे दर्द हो रहा है, तो ये सब चीज़ जो है कि हाइपोथैलेमस बताता है। प्यार गिरना ये सब भूख प्यास ये सब थैलेमस का काम है, हाइपोथैलेमस का काम है। यही प्यार व्यार में आदमी पगला जाता है तो कहा जाता है कि हाइपोथैलेमस इसका गड़बड़ा गया है, ठीक है। तो यही सब इसको कंट्रोल करता है। सेरेबेलम जो है कि ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है और सेरेबेलम ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग है और कहेगा कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो ये है सेरिब्रम और सेरेबेलम। बेलम यानी कि दूसरा सबसे बड़ा भाग। अब ब्रम यानी कि भ्रम हो गया कि बड़ा है, ऐसे याद रखिए कि ब्रम से भ्रम हो गया है कि ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, ठीक है। जो ब्रेन के पिछले हिस्से में होता है कौन, सेरिब्रम पिछले हिस्से में होता है, इसलिए कहा जाता है कि पीछे छोटा दिमाग होता है। कहता है ना आदमी कि पीछे छोटा दिमाग है मत मारो, तो यही होता है सेरिबेलम, क्योंकि इसमें जो है कि आदमी अपना संतुलन खो बैठता है। आदमी कभी देखते हैं कि शराब उराब पी लेता है तो इधर उधर हिलने लगता है, क्योंकि उसका सेरिब्रम गड़बड़ा जाता है, ठीक है। इसीलिए वो अपना संतुलन खो देता है, शरीर पर संतुलन खो देता है और उसका शरीर गड़बड़ाने लगता है, क्योंकि ये सेरिब्रम उसका गड़बड़ा जाता है, ठीक है। कारपोरा क्या होता है कि ये देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन, कारपोरा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कितना 10 कि 9 आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पैरोमीटर, फेदोमीटर। तो आर्द्रता किससे मापी जाएगी, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाएगी, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाएगी, ठीक है। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी नमी को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों की अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। बैरोमीटर से क्या नापते हैं, दूर स्थित वस्तु के ताप को ज्ञात करते हैं, मतलब बैरोमीटर से तापमान को नापते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं, ठीक है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। आ जाइए 10th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है। वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कौन कर देती है, संघनन जो है कि वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। चलिए वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है कि यह प्रकृति में पाया जाने वाला तत्व होता है। ये चूने के पत्थर में, संगमरमर में, खड़िया आदि में पाया जाता है। कौन, कैल्शियम कार्बोनेट उजला होता है। अभी हम लोग घर और जो पोचाड़ा कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, उजला रंग का होता है, ठीक है। इसमें इसका उपयोग जो सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट दूसरा ऑप्शन में है कि ये टूथपेस्ट बनाने में काम होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट ये धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा भी इसे कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा या वाशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग जल का खारापन दूर करने में होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग औषधि बनाने में, पेट की अम्लीयता दूर करने में, ये सब में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन 12 क्या है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न में से किसकी परत चढ़ी होती है। गैल्वेनीकृत लौह पर किसकी परत चढ़ी होती है, टीन, सीसा, जस्ता, क्रोमियम, किसकी परत चढ़ी होती है। गैल्वेनीकृत मतलब कि गैल्वेनीकृत मतलब जस्ताकरण इसको बोलते हैं ना, जस्ताकरण। ये किसकी परत चढ़ी होती है, देखिए
एक मिनट इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता ताकि आप लोग भी अच्छे से देख पाएँ। इसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक मिनट रुक जाइए, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए एडजस्ट हो गया। चलिए ठीक है। ये जस्ताकरण का अर्थ है कि पेंट करना, ठीक है। यानी कि लोहे को जब जंग से बचाना रहता है तो हम लोग उस पर जस्ता का लेप लगा देते हैं ताकि वो लोहे के जंग लगने से बच सके, ठीक है। लोहे में जंग कैसे लगता है? ऑक्सीकरण के कारण लगता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है कि जंग लगता है और इसका रासायनिक परिवर्तन उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे आइए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा या मुख्यमंत्री? तो राज्य मंत्रिमंडल कह रहा है। तो राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राज्यपाल के प्रति नहीं, राष्ट्रपति नहीं, विधानसभा, हाँ विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। कौन? राज्य मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। देखिए तो पहला ऑप्शन है मेरा है राज्यपाल। पहले ये समझ लेते हैं। राज्यपाल जो है कि संविधान में प्रारंभ में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। तो जिस समय संविधान बना था तो उस समय कहा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन सातवां संशोधन के कारण, सातवां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उसमें 1956 में हुआ सातवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि एक व्यक्ति जो है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मतलब कोई एक ही व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए अगर बिहार में कोई राज्यपाल है तो वो बंगाल के भी हो सकते हैं या उड़ीसा के, मतलब किसी भी राज्य के 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन मन में आ रहा होगा आपका कि इनका फिर पैसा का बंटवारा कैसे होगा, पैसा कौन देगा? तो ये दोनों राज्य आपसी सहयोग से मिलकर इनको पैसा देंगे राज्यपाल को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कि ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है, ठीक है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। तो क्वेश्चन आएगा कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है कि राज्य प्रमुख होता है। मतलब कि राज्य कहने का मतलब है देश से, तो देश का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। और वह संवैधानिक प्रमुख भी होता है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी हेड होता है। मतलब राष्ट्रपति के नाम से जो है कि सारा जो है टेंडर वेंडर जो भी कुछ ऑफिशियल कार्रवाई होता है तो राष्ट्रपति के नाम से ही होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा विधानसभा। तो विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप विधानसभा में बैठ सकते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन है सीएम जो है कि राज्य का प्रमुख होता है और सारी कामकाज जो है गवर्नर के नाम से होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि स्टेट में बात करें तो राज्यपाल, गवर्नर जो है कि हेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरे इंडिया की बात करें तो इसमें जो है कि कार्य तो आपका कार्य ये करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, लेकिन किसके नाम से होगा कार्य? तो ये होगा गवर्नर के नाम से। 14 में क्या कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कब? 9 दिसंबर 1946 को, 22 जुलाई 1947 को, 13 दिसंबर 1946 को या 11 दिसंबर 1946 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो है कि जब अंतिम बैठक हुआ था तब हुआ था। तो अंतिम बैठक 13 दिसंबर को हुआ था। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है। बाकी ऑप्शन जो है कि पहला ऑप्शन जो है कि 9 दिसंबर 1946, 4 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 9 दिसंबर है भाई, 4 दिसंबर में। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है कि दूसरी बैठक हुई। इसी बैठक में, दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया, वही VN रॉय को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, ठीक है। फिर इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी
अंतिम बैठक में जो है कि नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है, जो कि हमारे भावी संविधान की रूपरेखा की एक झलक थी। तो क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। कब किया था? 13 दिसंबर। और दूसरा नंबर ऑप्शन है कि 22 जुलाई 1947 की बैठक में जो है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। चलिए, ठीक है। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन में है कि संविधान में कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसकी कृतियों का निर्वहन कर सकता है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, मतलब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के बारे में बात कह रहा है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत बताया गया है। तो अनुच्छेद जो है कि 65 के तहत जो है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बात कही गई है। कार्यवाहक राष्ट्रपति उसे कहते हैं जब राष्ट्रपति ना हो या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उपराष्ट्रपति को कार्यभार दिया जाता है। और अगर उपराष्ट्रपति उस समय पोस्ट पे ना हो तो जो हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार दिया जाता है। और उनको राष्ट्रपति का सारा पावर होता है और इसी राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है तो उस समय एक्टिंग प्रेसिडेंट को भी वही वेतन मिलता है। और ये अधिकतम 6 महीना तक होता है। 6 महीना तक एक्टिंग प्रेसिडेंट कोई भी रह सकता है, ठीक है, कोई भी नहीं, मतलब उपराष्ट्रपति हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर CJI हो। और इन दोनों में से भी कोई अनुपस्थित है तो जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज को जो है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट का पदभार दिया जाता है। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट को एक्टिंग प्रेसिडेंट का पदभार दिया जाता है, ठीक है। और ये अधिकतम 6 महीना तक ही एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीना तक मतलब सारा कुछ इनको 6 महीने तक राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 में बात किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट की योग्यता के बारे में बात कही गई है। 66 में वाइस प्रेसिडेंट की योग्यता क्वालिफिकेशन के बात किसमें कही है? 66 में वाइस प्रेसिडेंट के। 63 में कहा गया कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, मतलब कि ये संविधान में 63 में कहा गया कि वाइस प्रेसिडेंट होगा। 66 में कहा गया है वाइस प्रेसिडेंट की योग्यता के बारे में। और 61 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इम्पीचमेंट लगाया सकता है। इम्पीचमेंट उसे कहते हैं, इम्पीचमेंट राष्ट्रपति पे कब लगता है? जब संविधान के अतिरिक्त कोई संविधान के मतलब अवमानना जब राष्ट्रपति करते हैं तो इम्पीचमेंट लगाया जाता है। लेकिन अभी तक इम्पीचमेंट किसी भी राष्ट्रपति पे नहीं लगा है, ठीक है। और अनुच्छेद 65 में कहता है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और ये ऐसा अधिकतम 6 महीना तक ही हो सकता है, ठीक है। चारों ऑप्शन आप लोग को समझ में आ गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में क्या कह रहा है? 16 नंबर में कह रहा है कि केरल के मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? केरल के मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? कलारी पैट्टू, शिलोम्बम, गटका या कोई नहीं? तो केरल के मार्शल आर्ट को कलारी कट्टम के नाम से जाना जाता है। आगे ऑप्शन में देख लेते हैं। आगे क्या क्या जो शिवम्बम जो है वो सब क्या है? शिवम्बम तो आपका एक मार्शल आर्ट है जो कि तमिलनाडु में शुरू किया जाता है। और ये दोनों हाथ से हथियार चलाने में एक कला है, मतलब दोनों हाथ से हथियार चलाने में निपुण कला शिवम्बम है, ठीक है। गटका जो है कि सिखों का एक पारंपरिक युद्ध कला है जो कि जो ये मार्शल आर्ट से ही संबंधित है, ठीक है। गटका एक खेल है जो कि जो अक्सर जो सिख त्यौहार होते हैं उसके दौरान गटका लोग करते हैं, ठीक है। कलारीपट्टम तो समझ गए कि ये भी तमिलनाडु का ही एक केरल का एक मतलब अद्भुत युद्ध है, ठीक है। केरल के योद्धा जैसे जैसे नाटक अहल्या द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस है, वियना है, लंदन है कि नीदरलैंड है? तो यूनेस्को का मुख्यालय हमारा फ्रांस में है। कहाँ है यूनेस्को का मुख्यालय? फ्रांस में। आगे देख लेते हैं आगे किस किस का मुख्यालय कहाँ कहाँ है। तो देखिए यूनेस्को की स्थापना जो है कि 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसका अगर हेडक्वार्टर की हम बात करें तो पेरिस में, यही क्वेश्चन में भी हमसे पूछा था कि इसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है। ठीक है, इसके अभी प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हो गए हैं, जो आंद्रे अजोले हो गए, आंद्रे अजोले जो है कि यूनेस्को के अभी प्रेजेंट अध्यक्ष हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, यूनेस्को का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि विश्व में जो है कि शांति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को स्थापित करना, मतलब शांति सुरक्षा हो, सहयोग हो, ये सुनिश्चित करना किसका काम है, यूनेस्को का काम है। ठीक है, आइए और ऑप्शन नंबर 2 में है क्या, ऑप्शन नंबर 2 में है वियना। वियना ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है। ठीक है, संगठन है। IACA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का संगठन है। कौन, वियना जो है कि इसके स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसका उद्देश्य जो है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना, मतलब अगर किसी ने परमाणु ऊर्जा का प्रक्षेपण करना है तो वो शांतिपूर्वक करे। ये वियना का ये उद्देश्य, वियना का उद्देश्य नहीं है, वियना तो इसका हेडक्वार्टर हो गया। ठीक है, इसका ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु अभिकरण का ये उद्देश्य है। ठीक है, फिर हमारा तीसरा ऑप्शन लंदन था। तो लंदन में जो है कि IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, मतलब समुद्र से जो इंटरनेशनली व्यापार हो रहा है, इसका ये संगठन है IMO। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है कि नौवहन से क्षेत्र के सुरक्षा नियमों का निर्धारण तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि देना, बात वही है। ठीक है, चौथा ऑप्शन हो गया हमारा, चौथा ऑप्शन है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड जो है कि द हेग में है, नीदरलैंड द हेग में है। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, द हेग में, नीदरलैंड में। ठीक है, इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हो गई थी। इसका उद्देश्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे बहुत से होते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के ही कुछ मुद्दा हो गया अंतर्राष्ट्रीय, तो उसको कहाँ सुलझेगा, तो ये नीदरलैंड में सुलझेगा। कहाँ, हेग में। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है शांतिनगर, हेग नीदरलैंड में है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रांसीसी होती है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, NSDL का पूरा नाम क्या है, NSDL का पूरा नाम क्या है, नेशनल सेफ्टी डिपॉजिट लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, नेशनल सेफ्टी डिपॉजिट लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड। यस, ये सही है, 18 का ये डी ऑप्शन सही है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, 19 में आ जाइए। 19 में क्या कह रहा है कि स्वेज नौ परिवहन नहर जो भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी महासागर या लाल सागर, किसके साथ जोड़ता है, किसको, भूमध्य सागर, स्वेज नहर जो है कि भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, तो ये जोड़ता है लाल सागर को। स्वेज नहर जो है कि भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ जोड़ता है। ठीक है, देखिए स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, और पनामा नहर जो है अंतर्राष्ट्रीय सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। 20 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से होकर नहीं गुजरती है। जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा आप लोग समझिए इक्वेटर को भूमध्य रेखा, जैसे ये अगर पृथ्वी है तो 20 से अगर इसको हम काट देंगे तो यही हो गया 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। इसको भूमध्य रेखा, इक्वेटर जो कहिए सब बराबर है, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है कि देश जो है कि ये भूमध्य रेखा से होकर नहीं गुजरता, तो कौन है, केनिया है, मैक्सिको है, इंडोनेशिया है या फिर ब्राज़ील है। तो कौन सा ऐसा देश है जो कि भूमध्य रेखा से होकर नहीं गुजरता है, तो केनिया गुजरता है, इंडोनेशिया गुजरता है, ब्राज़ील गुजरता है, सब इधर ही है। लेकिन मैक्सिको जो है कि ये भूमध्य रेखा से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, भूमध्य रेखा से होकर नहीं गुजरता है। भूमध्य रेखा से टोटल तो है कि 13 देश होकर गुजरते हैं, लेकिन मैक्सिको इसमें नहीं है। ठीक है, भूमध्य रेखा से 13 देश गुजरते हैं। याद रखिए कि भूमध्य रेखा से कितने देश गुजरते हैं, तो 13 देश गुजरते हैं। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो पहले तो प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं किसको है, प्रायद्वीपीय भारत जो है कि दक्षिणी पार्ट को कहते हैं। अगर हम बात करें, अगर ये हम
मैप अगर ऐसे बनाते हैं और ये है, मैप सही नहीं बना, आप एडजस्ट कीजिएगा। तो ये जो है कि ये अगर ये है लाइन, तो इसके नीचे जो है कि प्रायद्वीपीय भारत हो गया, ठीक है। जैसे कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, ये सब प्रायद्वीपीय भारत में आता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, नर्मदा है कि गोदावरी है कि महानदी है कि कावेरी है। सबसे लंबी नदी जो है कि गोदावरी हो। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। देखिए हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण भाग को कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत किसको कहते हैं, दक्षिणी भाग को कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जो कि नासिक के त्रिवेकम नामक स्थान से निकलती है और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के पास अपना डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश के पास गिर रही है, इसका मतलब वो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, ठीक है, बंगाली खाड़ी में गिर रही है, ठीक है। और गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, ठीक है। और बेन गंगा जो है कि गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। बेन गंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहते हैं। गोदावरी जो है कि सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। पहला ऑप्शन था हमारा नर्मदा। नर्मदा जो है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन दो तरह का, कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नर्मदा। जनरल का है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, गोदावरी, ठीक है। नर्मदा जो है कि भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी उसे कहते हैं, दो पहाड़ों के बीच के दो, देखिए ये अगर पहाड़ है, इसके बीच से नदी बह रही है तो इसको भ्रंश घाटी कहते हैं, ठीक है। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है। लेकिन ये जो है कि नर्मदा और तापी दो ऐसी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, एक्सट्यूरी बनाती है, ठीक है। तीसरा था महानदी। महानदी जो छत्तीस नदी से निकलती है और ये डेल्टा बनाती है। कावेरी जो है कि ये कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है। दक्षिण भारत की क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी को कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन, गोदावरी, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन, तो नर्मदा, ठीक है। और बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। कहेगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी को कहते हैं। ये सब एक नंबर का क्वेश्चन है, आराम से इजिली पूछ सकता है। और इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से दे दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन से है, ठीक है। चलिए आइए, भारत में निम्न में से कौन से जैव विविधता तत्व हैं। जैव विविधता तत्व है, सुंदरबन हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, गंगा के मैदान हो गया। तो पहले हम लोग जैव विविधता समझ कि जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता उसे कहते हैं कि जहाँ हर एक प्रकार के प्राणी हों। हर एक प्रकार के प्राणी कहने का मतलब कि वहाँ पे सजीव जो है कि हर एक परिस्थिति में रह रहे हों, ठीक है, पेड़ पौधे हों, ये सब जो है कि जैव विविधता के केंद्र होते हैं। मतलब जहाँ पे आसानी से गुजर बसर हो सके उसको जैव विविधता का केंद्र कहते हैं, ठीक है। इकोलॉजी से सजीव प्राणियों के समूह को जैव विविधता कहते हैं, अर्थात वह समूह जहाँ अनेक प्रकार के प्रजाति रहते हों, जैसे पेड़ पौधे हो, मतलब हर एक तरह के प्रजाति वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उसको जैव विविधता कहते हैं। लेकिन जैव विविधता होने के लिए दो शर्तों को होना आवश्यक है। पहला शर्त यह है कि उचित तापमान होना चाहिए, ठीक है, उचित तापमान होना चाहिए। और दूसरा शर्त है कि ये अत्यधिक वर्षा होना चाहिए। तो भारत में ऐसे चार जो है कि जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, लक्षद्वीप, अंडमान। यहाँ पे उच्च तापमान भी है और उच्च वर्षा भी होती है। जैसे पश्चिमी घाट की अगर बात करें, पश्चिमी घाट आप समझ रहे, इधर साइड को पश्चिमी घाट बोलते हैं, इधर साइड को पूर्वी घाट बोलते हैं। अगर मैप तो मैं अभी लाया नहीं हूँ, मैप अभी लाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो इसलिए छोड़िए, मैप को छोड़िए और एक मिनट में मैप लाता हूँ। छोड़िए, मैप नहीं लाता हूँ, आप लोग समझिएगा। अगर इसको, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ये अगर भारत है, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, ठीक है। तो ये जो हमारा भारत जो है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीचों बीच से गुजरा है। तो ये जो क्योंकि हमारा भारत जो है कि मकर रेखा, ये अगर पृथ्वी है, ये अगर आपका ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री कहने का तो यहीं पे हम लोग का भारत है, ठीक है। तो ये काफ़ी नज़दीक में है, तो यहीं पे नज़दीक होने के कारण यहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होता है, क्योंकि समुद्र से नमी प्राप्त करके वर्षा भी अधिक कराता है। और यहाँ गर्मी भी बहुत होता है, क्योंकि सूर्य जो है कि ये इक्वेटर पे हमेशा इक्वेटर पे
सूर्य रहता है, तो यहाँ गर्मी भी होगा और गर्मी होगा, सूर्य यहाँ पे चमक रहा होगा हमेशा, तो सूर्य यहाँ चमक रहा होगा तो यहाँ से वाष्प भी होगा, क्योंकि यहाँ पानी है, तो पानी है तो वाष्प से यहाँ वर्षा भी होगा। तो यही कारण है कि पश्चिमी घाट पे और पूर्वी हिमालय भी यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि यहाँ पे वर्षा होता है, और यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी है, तो यहाँ पे वर्षा होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए हम लोग 23वां क्वेश्चन। मैं किसी और दिन अच्छे से इसको समझा दूंगा जैव विविधता को। आई होप कि आपको समझ में आया हो, लेकिन मैं इसको और अच्छे तरह से आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब तक मैप नहीं रहेगा, जब तक अच्छे से आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी अगले क्लास में मैं आपको पक्का मैप से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए विश्व क्या बोलते हैं पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया? 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च या 22 जून को। तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपको 22 अप्रैल को। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, जो कि हम लोग ऊपर भी क्वेश्चन में पढ़े थे, जैव विविधता। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मार्च को पृथ्वी जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और 22 जून को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। ठीक है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? टेनिस, भाला फेंक, कुश्ती, कोई नहीं। तो नीरज चोपड़ा जो है कि भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर का लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? अचूक, अमेग, लक्ष्य, हेलिना। तो हेलिना एक हेलीकॉप्टर है जिससे कि ये लॉन्च किया जाता है। कौन? एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग को समझ में सारी बातें आई होगी। अगर बात समझ में आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये कंटेंट तैयार करने में। और उम्मीद करता है कि आप लोग इसको लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।